नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम उन बड़ी खबरों को जो दिन भर में हम कर रहे हैं ट्रैक। तो आइए सीधे रुक करते हैं आज के एजेंडे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल महासभा की बैठक को करेंगे संबोधित। इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल बैठक में हो रहे हैं शामिल। लगभग 25 वर्षों बाद भारत में हो रहा है इस बैठक का आयोजन। गुजरात के गांधीनगर में आज एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का होगा आगाज। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे भाग। इस अवसर पर भारत अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का भी होगा आयोजन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई पर लगाए गंभीर आरोप। जांच एजेंसी ने आरोपों का किया खंडन, कहा बयान की होगी पड़ताल। आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है। और हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज भी रहेगी जारी। पार्टी उम्मीदवारों के चयन और रणनीति को लेकर होगी चर्चा। और बात करते हैं पहले एजेंडे यानी कि इंटरपोल से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक 21 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। इनमें विभिन्न देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और इसके कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक की जाती है। लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक हो रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल राइसी और महासचिव जुर्गन स्टॉक भी मौजूद रहेंगे। और इंटरपोल की जो 90वीं महासभा है उसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ आज का एजेंडा में जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि ये जो महासभा है 25 साल बाद भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। यहाँ पर ये महासभा का आयोजन किया जा रहा है उस लिहाज से, और खास तौर पे किस तरह से जुर्म की दुनिया के तमाम, हम कह सकते हैं, जो प्रणालियां हैं उन्हें निरस्त करने के लिए इंटरपोल काफी अहम। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आंचल, और हम जानते हैं कि देश आजादी का 75वीं वर्ष बना रहा है इस वक्त, और उस वक्त ये आयोजन आना एक तरह से भारत का जो सामर्थ्य है, खासतौर से सुरक्षा जगत को लेकर भारत ने बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से कदम उठाए हैं, उसमें भी एक तरह से उसका भी एक प्रतीक आप कह सकते हैं। और जब भारत की मेजबानी की चर्चा हुई थी इंटरपोल की बैठक में, तो एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, एक तरह से कह सकते हैं एक तरह की सर्वसम्मति थी भारत में इस आयोजन को लेकर। और आयोजन इसलिए भी खास है कि एक तरह से क्योंकि अगले साल 100 साल पूरे हो जाएंगे इंटरपोल की स्थापना के। साल 1930-23 में इंटरपोल स्थापित हुआ था, तो अगले एक साल जो सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के लिए किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाए, उसको भी लेकर चर्चा होगी इस बैठक में। जाहिर तौर पर पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं और बेहद ही खास एजेंडा है। चाहे फ्यूचर पुलिसिंग की बात हो, चाहे साइबर अपराधों को रोकने की बात हो, चाहे मादक पदार्थों की जो तस्करी है, इंटरनेशनल जो एक तरह से इसको लेकर जो ड्रग पेडलर्स के बीच आपस में गठजोड़ है, उस गठजोड़ को तोड़ने की बात हो, या फिर ऑनलाइन चाइल्ड सेक्स अब्यूज को रोकने की बात हो, तो ये तमाम अहम कदमों पर चर्चा होने वाली है। लेकिन ये खास मौका होगा जिसमें भारत शोकेस कर सकेगा कि भारत में बीते 7-8 वर्षों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं। हम जानते हैं कि चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, या फिर
जो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, साइबर अपराधों को जो रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं, तो एक तरह से कई क्षेत्रों में भारत दूसरे देशों के लिए भी उदाहरण है, तो उसको भी शोकेस करने का ये एक मौका होगा। तो पीएम मोदी जब संबोधित करेंगे तो किस तरह से पूरी दुनिया एकजुट होकर, क्योंकि आज जो संगठित तरीके से जो अपराध होते हैं, अपराधों में जिस तरह से ऑनलाइन माध्यमों का, इंटरनेट का, साइबर स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको कैसे मिलजुल कर रोका जा सकता है, तो उसकी चर्चा भी पीएम मोदी आज इंटरपोल की 90वीं बैठक में कर सकेंगे। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि कैसे वैश्विक अपराध और उससे साझा तरीकों से निपटा जाए, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह भी है कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकने में सक्षम नहीं है, तो कैसे जो संगठित अपराध है उसे रोका जाएगा। उस लिहाज से आज का जो ये संबोधन है या फिर ये कार्यक्रम है काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, और इसमें एक अहम विषय ये भी है कि फ्यूचर पुलिसिंग को लेकर चर्चा होने वाली है। फ्यूचर रेडी किस तरह से पुलिसिंग हो, चाहे एक तरह से आम सुरक्षा में लगने वाली पुलिस हो या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, जो एक तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी हो, खुफिया एजेंसी हो, तो उनके बीच और कैसे तालमेल बढ़ाया जाए। देखिए, आतंकवाद की अगर बात की जाए तो बहुत एक्टिव रोल इंटरपोल का नहीं होता, लेकिन इंटरपोल जो वैश्विक एजेंसीज है, वैश्विक संगठन है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अन्य एजेंसीज के साथ तालमेल जरूर करता है। तो जो फॉरेन टेररिस्ट से संबंधित डाटाबेस है, उस तरह का डाटाबेस इंटरपोल के पास है। इसको हमेशा एक तरह से अपडेट करने की कोशिश की जा सकती है, तो विभिन्न देशों की मदद इसमें हो सकती है आतंकवाद से मुकाबले के लिए। तो इस तंत्र को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, किस तरह का इंटरवेंशन, क्योंकि तय ये भी करना है कि साल 2030 तक, यानी अगले 7-8 वर्षों में इंटरपोल का क्या एजेंडा होना चाहिए, किस दिशा में इंटरपोल को आगे बढ़ना चाहिए। तो उसमें क्योंकि आतंकवाद को अलग तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। आज आतंकवाद मादक पदार्थों की तस्करी, आर्थिक अपराधों से, इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ भी है, तो उसको एक अलग थलग करके देखा नहीं जा सकता। तो उस लिहाज से भी किस तरह से चर्चा आगे बढ़ती है, लेकिन जाहिर तौर पर साइबर अपराध पर, ऑनलाइन स्पेस के अपराधियों द्वारा दुरुपयोग पर, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले समय की ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, और उसमें विभिन्न देश, इंटरपोल के सदस्य देश मिलजुल कर कैसे काम कर सकते हैं। रेड कॉर्नर नोटिसेस को सीरियसली किस तरह से तमाम देश ले, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। तो इन तमाम विषयों पर काफी अहम चर्चा होने की उम्मीद है 21 तारीख तक चलने वाली इस बैठक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो इंटरपोल की 90वीं बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे, इस पर रहेगी हमारी खास नजर। और आइए रुक करते हैं डिफेंस एक्सपो से जुड़ी बड़ी खबर का। तो आज से डिफेंस एक्सपो 2022 की गुजरात के गांधीनगर में शुरुआत हो रही है। इस बार डिफेंस एक्सपो के इस 12वें संस्करण की थीम है पाथ टू प्राइड, यानी गौरव का पथ, जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की भारत की प्रतिबद्धता, भारत और अफ्रीका के बीच साइबर स्पेस तथा आतंकवाद से मुकाबले के क्षेत्र में आपसी सहयोग की संभावना तलाश करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के गांधीनगर में मंगलवार को अफ्रीकी देशों के अपने समकक्षों के साथ बैठक करेंगे। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 12वें डिफेंस एक्सपो से इतर आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वार्ता का व्यापक विषय भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग के तालमेल और सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीति अपनाना होगा। चीन के इस क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति का विस्तार करने के प्रयासों के बीच भारत पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीकी महाद्वीप के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। फरवरी 2020 में डेफ एक्सपो के इतर लखनऊ में पहली बार भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। हर 2 साल पर होने वाले एशिया का ये सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी का पिछला आयोजन साल 2020 में लखनऊ में हुआ था। और सुधीर यादव हमारे संवाददाता डिफेंस एक्सपो पर गांधीनगर से जुड़ रहे हैं। सुधीर, तो आज हो रही है एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी, दिखेगी भारत की शक्ति? बिल्कुल अच्छा, देखिए सभी तैयार है। मैं यहाँ अभी जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग है, आपसे थोड़ी देर में रक्षा मंत्री उसको हेड करेंगे और जो अफ्रीकी नेशंस हैं उनके साथ भारत कैसे रीच आउट कर रहा है वो यहाँ नजर आएगा। रक्षा मंत्री इस जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे।
खास बात अगर हम देखें कि जिस तरीके से लगातार जो वक्त रहा है काफी 2014 के बाद से ही अगर बात करें, जिस तरीके से सरकार मेक इन इंडिया को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके बाद से कल ही रक्षा मंत्री ने जो कट एंड रेजर पीसी थी उसमें साफ तौर पर कहा था कि हम ये इंपोर्टर के बजाय एक्सपोर्टर बनना है। तो भारत का लक्ष्य जो है, जो रक्षा सा जो सामान है उसमें किस तरीके से एक्सपोर्ट को और आगे लेकर जाया जाए, इस पर फोकस है। और इन्हीं के मद्देनजर किस तरीके से अफ्रीकन नेशंस जो है उनके साथ हम किस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी ज़रूरतें हैं उनको समझकर आगे बढ़ा जा सकता है, उसके मद्देनजर जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग है वो कई मायने में खास हो सकता है। 2020 में ये पहला इसका संस्करण जो है, जो लखनऊ में डेफ एक्सपो 2020 आयोजित हुआ था उसमें इसको आयोजित किया गया था और ये दूसरी बार आयोजित हो रहा है। तो खास बात जिस तरीके से भारत रीच आउट करा और खास बात जो नई टेक्नोलॉजीज स्टार्टअप के जरिए जनरेट हो रही हैं, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहा है ट्राई सर्विसेज की, लेकिन उसके बाद से रक्षा मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं और लगातार प्रधानमंत्री भी वैश्विक मंचों पर भारत का जो पक्ष है वो पूरी मजबूती से रखते रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अगर लड़ना हो तो उसमें किस तरीके से भारत पूरी दुनिया के साथ मिलकर आगे चल सकता है। इसके अलावा हमारे जो रक्षा साजो सामान है उनको लेकर हम किस तरीके से रीच आउट कर सकते हैं, हमारे पास जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं अपनी डिफेंस सर्विसेज की जरूरतें पूरी करने के बाद किस तरीके से हम अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज तक इनको पहुंचा सकते हैं, इनमें एक खासा मायने होगा। और अगर खास तौर पर पूरे डेफ एक्सपो की अगर हम बात करें तो पहली बार जो इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए इसको आयोजित किया गया, तो ये अपने आप में खास है। पूरी दुनिया में जो मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, उसकी धमक साफ तौर पर सुनाई देगी। आंचल, तो सुधीर, हम ये मान सकते हैं कि स्वदेशी रूप से जो तैयार किए हुए डिजाइन है, विकसित किए हुए प्रोटोटाइप्स हैं और साथ ही मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के उद्देश्य को आगे बढ़ाता हुआ ये डिफेंस एक्सपो 2022 बिल्कुल साफ तौर से कि जिस तरीके से हाल ही में अगर हम बात करें आईएनएस विक्रांत की, आईएनएस विक्रांत ने पूरी दुनिया के सामने एक नमूना पेश किया कि किस तरीके से शिप बिल्डिंग को लेकर भारत आगे बढ़ सकता है। नेवी की हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, करीब 40 से ज़्यादा अभी इस समय जो शिप हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा है देश के कई हिस्सों में नेवी के लिए। तो ये एक भारत की बढ़ती हुई ताकत का साफ तौर पर जो नमूना है वो दर्शाता है। कई सारे डिज़ाइन होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन अगर हम खास तौर पर बात करें शिप बिल्डिंग में, तो ये सब चीज़ें भारत हासिल करता जा रहा है। अब इनका फायदा हमारे देश को तो हो ही रहा है, हमारी सेना को तो हो ही रहा है, लेकिन हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज किस तरीके से इसको आगे लेकर जा सकती हैं, उनको हम किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं, ये भी खासा अहम हो सकता है। और भारत बहुत तेजी से जितने हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनको रीच आउट कर रहा है कि आखिर उनकी ज़रूरतें क्या हैं और हम किस तरीके से उनको इनमें मदद कर सकते हैं। तो इस चीज़ की खास तौर पर यहाँ नज़र होगी। और चूंकि स्वदेशी कंपनियां लगातार अपने प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ अपने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते रहे हैं, स्वदेशी रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर अगर आंचल बात करें कि जिस तरीके से सरकार स्वदेश में निर्माण को लेकर आगे बढ़ रही है, डिफेंस कॉरिडोर की बात जिस तरीके से की गई है, तो वो किस तरीके से यहाँ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो किस तरह से आत्मनिर्भरता के पथ को गौरव का पथ बनाकर आगे बढ़ेगा भारत, डिफेंस एक्सपो में इसकी बानगी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए बात करते हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। तो दिल्ली की नई शराब नीति के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए कल सीबीआई के दफ्तर में पेश हुए। सीबीआई ने सिसोदिया से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी के दफ्तर से लौटने के बाद सिसोदिया ने कहा, मुझ पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। वहीं सीबीआई ने सिसोदिया के बयान का खंडन करते हुए कहा कि एफआईआर में लगे आरोपों और जांच के दौरान इकट्ठा जो सबूत हुए हैं उनके आधार पर ही पूछताछ की गई है। सिसोदिया के बयान का सत्यापन किया जाएगा, कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई ने कहा, मीडिया के कुछ वर्गों ने एक वीडियो प्रसारित किया है जिसमें सीबीआई कार्यालय से निकलने के बाद सिसोदिया ने कैमरे पर कहा कि सीबीआई ने पूछताछ के दौरान उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी को छोड़ने की धमकी दी। इन आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए सीबीआई ने दोहराया कि सिसोदिया की एफआईआर में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार पेशेवर और कानूनी तरीके से जांच की गई है। उन्होंने कहा, मामले की जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी। और इसी बड़े मामले पर हमारे साथ अनुज यादव जुड़े हुए हैं। अनुज, 9 घंटे की पूछताछ, क्या कुछ सामने निकल कर आया? जो बयान मनीष सिसोदिया ने दिया काफी अनप्रोफेशनल, साफ तौर पर सीबीआई ने कहा कि कानून के लिहाज से काम किया जा रहा है।
देखिए आंचल, हालांकि सीबीआई तो इस बात का खंडन कर चुकी है और एक वक्तव्य जारी किया गया है जिस तरह के आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके घर पर पहले भी सीबीआई जांच कर चुकी है, दिल्ली सचिवालय में जांच कर चुकी है। और इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर जो समीर महिंद्रू हैं, शराब कारोबारी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। एक आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सीधे उनके संबंध हैं। और कुल मिलाकर पूरे देश की बात करें तो करीब 150 जगहों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापेमारी की है। सीबीआई और ईडी दोनों इस घोटाले की जांच कर रहे हैं और अभी तक जितने भी सबूत इकट्ठे हुए हैं, जितने भी गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं, उनसे पूछताछ के बाद कल जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अपने दफ्तर में बुलाया था। करीब 9 घंटे पूछताछ हुई और जो जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो बातें सामने निकलकर जो अभी तक गिरफ्तार किए गए लोग हैं, उसी आधार पर कल सीबीआई ने उनसे पूछताछ की। लेकिन जिस तरीके से अब वो जांच के साथ साथ, हालांकि वो जांच में पूरा साथ तो दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये आरोप भी लगाया है कि वो इसमें अब राजनीति कर रहे हैं। सीधे सीधे जांच एजेंसियों को उनको जवाब देना चाहिए था। इस तरह की कल दिल्ली की जो भाजपा की जो नेता हैं, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जांच एजेंसियां इसमें पुख्ता सबूतों के आधार पर ही मनीष सिसोदिया से कल पूछताछ की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घोटाले को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही लगातार है कि जब नई आबकारी नीति को लेकर आया गया था तो 1 साल के अंदर ही उसको वापस क्यों लिया गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि जो शराब कारोबारी हैं, उनको फायदा दिया गया और जो एक दिल्ली सरकार को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था, उसमें हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आंचल, एक बहुत हम कह सकते हैं ये जो लगातार बात सामने आ रही है, जो मनीष सिसोदिया लगातार बोलते आ रहे हैं कि मुझे इशारों में अफसरों ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आप पार्टी छोड़ दीजिए। ये जो बयानबाजी है किस तरफ इशारा करती है आप पार्टी की रणनीति को लेकर? क्योंकि सीबीआई के दफ्तर जाने से पहले भी वो कह रहे थे कि मुझे गुजरात जाने से रोकने के मद्देनजर ये हथकंडा अपनाया है बीजेपी ने। देखिए, जिस तरह की बातें मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं, इस तरह की जो बातें हैं, देखिए ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसी हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी के कहने से नहीं चलती, सरकार के कहने से नहीं चलती हैं। जब किसी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज होती है, उसी के बाद ये जांच एजेंसियां अपनी जांच करती हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर इस तरह की एक घटिया राजनीति की बू इसमें आती है। इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। और क्योंकि सभी जानते हैं कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी इस बार वहां पर चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है कि मीडिया में सुर्खियां बनने के लिए या फिर एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस तरीके से वो जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर इसकी काफी निंदा दूसरे राजनीतिक दलों ने की है। लेकिन हां, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर उनके ऊपर आरोप लगे हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों जो जांच चल रही है उसमें उनका पूरा साथ देना चाहिए। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यही है कि मनीष सिसोदिया या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर इस बात को मीडिया के सामने आकर क्यों नहीं बोलते कि जिस आबकारी नीति को वो लेकर आए थे उसको वापस क्यों लिया गया 1 साल के अंदर। इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही हैं और निश्चित तौर पर इस तरह से अभी कोई भी जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि अगला जो कदम है वो क्या होगा, क्योंकि ये बात सामने आ रही थी कि शायद सीबीआई ने आज भी बुलाई की, लेकिन फिलहाल तो इस तरह की कोई अभी खबर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अब आइए रुक कर लेते हैं सीधा दिल्ली से हिमाचल प्रदेश का, जहां हो रहे चुनावों के मद्देनजर दिल्ली में ही भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आज भी जारी रहेगी। कल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया और टिकट आवंटन को लेकर चर्चा की गई। देर शाम को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की नेताओं की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता आज दिल्ली के उम्मीदवारों की चयन और रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर विक्रम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विक्रमजीत, कौन कौन से ऐसे वो उम्मीदवार हो सकते हैं जो इस बार अपना नाम बना पाएंगे लिस्ट में?
देखिए, बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट का मानक तय किए गए हैं वो तय किए गए हैं कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसी को टिकट दिया जाएगा। इसी को लेकर कल जो है प्रदेश का जो कोर ग्रुप है वो दिल्ली में बैठा था, चर्चा हुई थी। तमाम बड़े नेता हैं जो प्रदेश के कोर ग्रुप में मौजूद है, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप हो, अनुराग ठाकुर हो, प्रेम कुमार धूमल हो, संगठन मंत्री पवन राणा हो, प्रभारी अविनाश राय खन्ना हो, और किशन कपूर हो, या फिर सुंदरनगर से विधायक, ये तमाम जो नेता थे, ये तमाम नेता कल बैठे हैं, चिंतन हुआ है, चर्चा हुई है। उसके बाद जो है फिर, क्योंकि जेपी नड्डा हालांकि हिमाचल से आते हैं लेकिन इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके घर पर भी जो है बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद रहे और चर्चा हुई कि तमाम जो उम्मीदवार है उनके बारे में चर्चा हुई। उनका चिंतन हुआ कि किस प्रकार से विनिबिलिटी को लेकर कैंडिडेट जो है अनाउंस किए जा सकते हैं। आज भी जो है तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद है, मीटिंगों का दौर आज भी जारी होता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी देर शाम को हो सकती है, लेकिन इसका जो आधार बनेगा वो बनेगा कि किस प्रकार से टिकटों को लेकर और रणनीति को लेकर अगर पूरी तरह से सहमति बनती है, सब चर्चाएं दुरुस्त होती हैं, तभी जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो पाएगी। हालांकि केंद्रीय जो प्रदेश के नेता हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। तमाम चर्चाओं का दौर जो है हिमाचल प्रदेश भाजपा में जारी। बिल्कुल। और अगर टिकट आवंटन की लेकर बात की जाए तो महिला उम्मीदवारों को कितना चांस मिलता हुआ देख पा रहे हैं विक्रमजीत आप? देखिए, अगर पिछले चुनाव की, विधानसभा चुनाव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो महिला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, महिलाओं को लेकर जो है काफी उदासीनता रही है। पिछले चुनाव में ये मुद्दा भी बना था कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दो ही मुख्य रूप से दल है, या कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी। इस बार थोड़ी आम आदमी पार्टी की झलक देखने को मिल रही है, लेकिन जो दोनों ही पिछली बार के मुख्य विपक्षी दल है उन्होंने महिला उम्मीदवारों को लेकर कोई बहुत ज्यादा टिकटें आवंटन नहीं किए गए थे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो टिकट का आधार है जीतने, कब तक लिस्ट आने की उम्मीद, बिल्कुल, तो कब तक लिस्ट आने की उम्मीद कर सकते हैं विक्रमजीत हम? देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चर्चाओं का दौर जारी है, बातचीत हो रही है, लेकिन बीजेपी अपनी लिस्ट को रोक सकती है। उसकी वजह यह है कि पहले कांग्रेस के उम्मीदवार देखना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, या सब सीटों पर अनाउंस नहीं कर सकेगी। इसके ऊपर भी चर्चा आज होनी है, क्योंकि अगर सब सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस को एज मिल जाएगा कि उनके सामने जो है कौन सा उम्मीदवार उतारा जाए। इसको लेकर कांग्रेस की एक राह आसान हो जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी जो है, जो कि बीजेपी की परमानेंट सीट है या बीजेपी की गढ़ वाली सीटें हैं, उनको लेकर बीजेपी कुछ सीटें अनाउंस कर सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अगर पूरी सीटों की उम्मीदवार की घोषणा की जाए तो बीजेपी उसके लिए अभी तय नहीं कर पा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो अब कोर ग्रुप की बैठक जारी है, देखने वाली